Welcome back to the channel Learn and Explore with Dr. Snehal. सर जॉन मार्शल अपनी द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधारा इस बुक में कहते हैं कि हमने बुद्धिस्ट अलंकृत कलाकृतियों के प्राचीन उदाहरण देखे हैं जो मौर्य काल के सम्राट अशोक के शासनकाल से चले आ रहे हैं। इसके अलावा ग्रीक अथवा पारसी ग्रीक कलाकृतियाँ उसी स्थान के कारीगरों ने हस्तकला के उपयोग से बनाई। यह प्रस्तावित किया गया था कि लकड़ियों की जगह पत्थरों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया गया, जो मध्य भारत और जमुना घाटी के बुद्धिस्ट कारीगर थे। इसका कारण मुख्य रूप से यह था कि किसी धातु का कम मात्रा में उपयोग करने की कल्पना बैक्टीरियन ग्रीक ने दी है, जो पश्चिमी पंजाब के राजघराने के पड़ोसी बनकर सामने आए हैं। बुद्धिस्ट स्मारकों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका इस्तेमाल नए तरीके से किया गया है, जो स्मारक भरूच, सांची और बोधगया में स्थित है। इन्हीं स्मारकों में से प्राचीन स्मारक है जो बलुआ पत्थर और भरभूत स्तूपों के तोरणों से सजे हुए हैं, जिनका निर्माण दूसरी शती पूर्व के मध्यकाल से हुआ है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि कुछ समकालीन और मिलते जुलते अभिलेखों का इस्तेमाल जिस प्रकार किया गया है वह भरूच, बोधगया और अमरावती की कलाकृतियों को दर्शाता है। कुछ समकालीन और मिलते जुलते अभिलेखों का इस्तेमाल जिस प्रकार भरभूत, बोधगया और अमरावती की कलाकृतियों को दर्शाता है, उसी प्रकार हम कला का प्रचार और प्रसार किस प्रकार हुआ था, इस बात को हमने लास्ट पीरियड में देखा था। सांची का स्तूप संख्या 2 देखिए, तो सांची का स्तूप संख्या 2 यह स्तूप पहाड़ी की ढलान पर लगभग 320 मीटर नीचे एक चबूतरे पर बना हुआ दिखाई देता है और आकार और रूपरेखा में स्तूप संख्या 3 से साम्य रखता है। इन दोनों में जो भिन्नता है वह केवल तोरण ही है। यहाँ के तोरण अंडाकार के ऊपरी भाग जैसे सीढ़ियों की 4 दीवारी पर हम देखेंगे तो इसका दर्शन असज्जित सा लगता है। आज केवल धरातल पर बनी हुई जो वेदिका दिखाई देती है वही सुरक्षित लगती है। इसकी दोहरी सीढ़ियाँ पूर्व की तरह है, इसकी दोहरी सीढ़ियाँ जो है वह पूर्व की तरफ है और वेदिका पर मिले अभिलेखों और नक्काशी की शैली द्वारा इसके निर्माण का काल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का प्रतीत होता है। स्तूप संख्या 2 की वेदिका के स्तंभ एक पूर्ण और 2 अर्ध गोलाकार चित्रों द्वारा सज्जित दिखाई देती है। प्रवेश द्वार के निकट के केवल कुछ स्तंभ ही पूरी तरह नक्काशी किए हुए दिखाई देती है। बुद्ध के जीवन के कुछ दृश्य जैसे जन्म है, महाभिनिष्क्रमण है आदि की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त नक्काशी के विषय अलंकारिक है। उसमें जैसे पुष्प है, पशु पक्षी है या पौराणिक जीव जो थे उनकी चित्रकारी की गई है। इन पौराणिक जीवों में मनुष्य के चेहरे वाले सिंह, अश्वमुखी, यक्षी, यक्ष, नाग आदि के चित्र आपको दिखाई देंगे। यह स्तूप जिस पर केवल एक छत्र है, अपनी सीढ़ियाँ, हर्मिका, वेदिकाएँ जिसे हम रेलिंग कहते हैं आदि सहित दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसी समय स्तूप संख्या 1 का पुनरुद्धार कार्य भी किया गया था। पक्षी व पशुओं को हम देखेंगे तो पक्षी और पशुओं में चिड़िया, हाथी, उसके बाद सिंह आदि ज़्यादा मात्रा में दिखाई देंगे आपको। पुष्पों के विषय में कमल की अधिकता है, जो प्रत्येक एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। इसके चित्रकारी की कला उतनी उन्नत नहीं है जितनी कि स्तूप संख्या 1 में हमने देखी थी कि कितनी उन्नत शिल्पकला है, लेकिन यहाँ ये समकालीन कला के वास्तविक उदाहरण जरूर दिखाई देते हैं। स्तूप संख्या 3 सांची का यह स्तूप मुख्य स्तूप से उत्तर पूर्व में लगभग 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका प्रारूप हम देखेंगे तो इसका प्रारूप बिल्कुल मुख्य स्तूप जैसा ही है, केवल आकार में यह उससे काफ़ी छोटा है। इसका व्यास 15 मीटर और ऊपरी भाग को छोड़कर
जो ऊंचाई देखेंगे हम तो 8.25 मीटर दिखाई देगी। इसमें केवल एक ही तोरण है और धरातल की वेदिका के 4 स्तंभ ही केवल उपलब्ध होते हैं। स्तंभों पर मध्य में एक गोलाकार चित्र आपको दिखाई देगा और किनारे पर 2 अर्ध गोलाकार चित्र बने हैं जिसके मध्य 3 फलिकाएं बनी हुई दिखाई देती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किसी एक व्यक्ति ने दोनों ही स्तूपों की सीढ़ियों की वेदिका के निर्माण के दान में भाग लिया था। उसका नाम अभिलेखों में उत्कीर्ण है। धरातल की वेदिका हम देखेंगे तो लगभग 1 शताब्दी बाद बनी हुई दिखाई देती है। तोरण तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बना गया था। इसी वक्त प्रदक्षिणा पथ के तल को 3 मीटर के लगभग ऊंचा किया गया, जिसमें कि सीढ़ियों के निचले कदम उससे ढक गए और तोरण की ऊंचाई लगभग 5 मीटर दिखाई देगी। उसका प्रारूप मुख्य तोरणों के समान ही है, किंतु शिल्पकला उतनी उन्नत नहीं है। परंतु यहाँ का स्तूप संख्या जो महान स्तूप नाम से जाना जाता है, सारे विश्व में जाना जाता है यह स्तूप। इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी प्राप्त हुआ। यह स्तूप सांची का मुख्य आकर्षण है। यहाँ के तोरणों पर की गई नक्काशी जो जातकों के दृश्य यहाँ आप देखेंगे अपनी चित्रकारी में उन्नत दिखाई। चित्रकारी हम यहाँ देखते हैं वह बहुत ही उन्नत स्वरूप की है। यहाँ की अत्यंत उन्नत शिल्पकला के कारण ही सांची से कला का प्रचार और प्रसार सारे विश्व में हुआ। सांची ये ऐसा स्मारक है जो भारतीय कला के इतिहास में इतना इसका अपना विशेष स्थान है। इस कला के माध्यम से ही हम लाखों लोगों की संस्कृति, समाज व कला के काव्यात्मक संस्मरण के रूप में आज हमारे पास विद्यमान है। सांची का स्तूप हम देखते हैं तो सांची का स्तूप प्राकृतिक रास को झेलते हुए भी किसी विध्वंसक के हाथों में न पड़ने के कारण ही भारत के सबसे अच्छे ढंग से संजोए हुए स्मारक के रूप में आज भी यहाँ विद्यमान है। सर जॉन मार्शल अपनी पुस्तक द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधारा में इसका उल्लेख करते हैं कि सबसे सुंदर ऐसी कलाकृतियाँ सांची के स्तूप के 4 तोरणों में भी मिली है और तीसरे स्तूप के एक तोरण के द्वार पर खोजी गई, जहाँ बुद्ध के 2 मुख्य अनुयायियों के होने के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार सर जॉन मार्शल कहते हैं कि एक और उल्लेखनीय उदाहरण यह भी है कि सांची की कलाकृतियों में कुछ और सुंदर मुद्राएं मिली है जो पश्चिमी तोरण के नीचे वाले जो प्रस्तरपाद है, इस प्रस्तरपाद पर उत्कीर्ण एक अभिलेख से मिलती है। इसी प्रकार दूसरा उल्लेखनीय उदाहरण जो क्रमांक 8 का जो दृश्य हम देखेंगे, इस क्रमांक 8 के से लिया गया है और जो सांची के जानकार अभिलेखों को दर्शाता है। यह दृश्य बुद्ध के जीवन के उन अंगों को दर्शाता है जब वे कपिल वस्तु में वापसी के बाद अपने राजा शुद्धोधन को मिलने जाते हैं। तक्षशिला के बौद्ध लोगों को नए पैमाने पर उभर कर आए हेलेनिस्टिक आर्ट का जल्द से जल्द उपयोग में लाना, जिस तरह से गांधार कला का उपयोग हुआ था। यहाँ इस बात को जानना जरूरी है कि यह सारी कलाकृतियाँ किसी भी कला को छोड़े हाथ से रेखांकित की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियाँ उन कारीगरों ने बनाई है जो हेलेनिस्टिक कला की मूर्तियाँ और उसकी बनाने की तरकीब जानते हैं। जो आकृतियाँ उसी स्थान से जुड़े अन्य जो कारीगर थे, उन कारीगरों ने अपनी कला को दर्शाते हुए बनवाई है। इसी प्रकार कहा गया है कि मालवा में प्राचीन भारतीय कला जो कलाशालाएं थी, उसमें कलाकार जिन्होंने सांची के स्तूपों के तोरण बनवाए अपने भावनात्मक और सकारात्मक स्वभाव को दर्शाना नहीं भूलते, क्योंकि शुरू में उन्होंने बुद्ध तत्वज्ञान का अध्ययन किया था। और इस प्रकार और भी उदाहरण मिलते हैं कि गांधार विद्यालय के कलाकार ने ऐसे ही एक कला को चित्रित किया है जिसमें महामाया जो साल के
पेड़ की शाखाओं को पकड़े हुए खड़ी है। यह दृश्य हम चित्र क्रमांक 99 में भी देख सकते हैं। यहाँ एक दयामय भावना को कारीगरों ने 2 घोड़ों से सिर की मुद्रा बनाते हुए दर्शाया है, जो सांची के स्तूप का पूर्वी तोरण पर बनवाया गया है। यह चित्र बहुत ही आह्लाददायक है और अलग ही अंदाज में प्रतीत होता है। कुछ और संबंध में सांची की कलाकृतियों को कुछ इस प्रकार दर्शाया और सजाया गया है, जो फिगर चित्र क्रमांक 2 उसमें कमल के फूल पर और चित्र क्रमांक 7 में मार के दृश्य दिखाए गए हैं। ये बहुत ही अप्रतिम कलाकृतियाँ यहाँ आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार एक दृश्य में सांची के कलाकार ने कुछ घोड़ों की विविध आकृतियाँ उकेरी हुई दिखाई देती है, जो चित्र क्रमांक 5 में दिखाई देगी आपको। सांची और भरहुत के स्तूपों में प्रकट इस मध्य भारतीय कला का उद्गम अशोककालीन मागधी कला में ही मानना चाहिए। यह स्मरणीय है कि सांची और भरहुत कौशाम्बी से विदिशा के मार्ग में पड़ते हैं। सांची और भरहुत में दिग्दर्शित कला उन्नत है। यह मध्य भारतीय कला की परंपरा दक्षिणापथ के लिए भी महत्वपूर्ण रही और पथ प्रदर्शक हुई। आप अगर अमरावती और अजंता को देखेंगे तो इसका विकास हमें दिखाई देगा। कैप्टन म्यासी ने धम्मचक्र और त्रिरत्न जैसे बौद्ध चिन्हों को सूर्य और उसके अवशेषों की तरह माना, जो कि यह उसके काल से समकालीन। यह सारे पुरावशेष सांची और उसके निकट कुछ अन्य स्तूपों से हमें प्राप्त होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। जनरल म्यासी का यह भी मानना है कि अवशेषों को जिन बौद्ध लोगों द्वारा सांची में लाया गया है, वह इमारत स्मारक जो कि बहुत प्राचीन है और पूजा के प्राचीन स्थल माने जाते हैं। इसका यह भी मानना है कि सांची के इन अवशेषों की दूसरे किसी बौद्ध अवशेषों से तुलना नहीं की जा सकती। सांची के अवशेष एकमात्र अवशेष है जो दूसरे अवशेषों को नहीं दर्शाते। भारत में वे कहते हैं कि भारत में मुझे इमारतें बनाने की एक ऐसी कला मालूम नहीं जिसकी तुलना इस कला से की जा सके, कलाकृति और सांची की अन्य कलाकृतियों से की जा सके। इन इमारतों की छत तथा दीवारें चाइना, जापान, बर्मा और नेपाल में स्थित किसी एक कलाकृति की याद दिलाती है, जिसमें कलाकृतियाँ जो बनाई गई है, जो लकड़ियों का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया गया है। लकड़ियों का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया गया है और जिन्हें देखकर ऐसा संकेत भी मिलते हैं कि स्मारक के निर्माता के लिए लकड़ी एक महत्वपूर्ण धातु है। चाहे जो भी हो, जो भी धातु इसका इस्तेमाल किया गया है, यह बात यहाँ यह स्पष्ट होती है कि इस प्रकार की कलाकृतियाँ इमारतें संपूर्ण भारत में समान तरीके से उपयोग में लाई गई है, ताकि धार्मिक और ऐतिहासिक हेतु इसका उपयोग हो सके। इसी हेतु से हमने दक्षिण के कुछ प्राचीन गुफाओं, विहारों की खोज की और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कई दूर वहाँ विहार का भी इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि बोध गया में, भागेलखंड के भरहुत में और डेक्कन के अमरावती शहर में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया है, ऐसा उनका कहना है। मुख्य रूप से सांची की पहचान चैत्यगिरी के कारण हुई, जो बौद्धों का ऐतिहासिक स्थल है, और यदि हम इसके पहचान को स्वीकार करें तो यह जगह उत्कृष्ट विहार से जानी जाएगी, जो अशोक की पत्नी ने अपने पुत्र महेंद्र की वापसी पर बनवाया था। जैसे कि लेखक म्यासी ने पहले इसका उल्लेख किया है कि मेरी यात्रा के दौरान सांची में बहुत से बदलाव आए, जिसमें काफ़ी कलाकृतियों को ठीक किया गया था। इन स्तंभों, चित्रों इत्यादि को दोबारा इकट्ठा करके बनवाया गया था, जो कि एक ऐसी क्रिया है जो कुछ महीनों में ऐच्छिक और लाभकारी साबित हुई। तो है कि सांची का स्तूप बौद्ध कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।
भारतीय कला और संस्कृति की शुरुआत सम्राट अशोक के समय से मानी जाती है। धम्म स्तंभ और बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला इसके सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। यही बौद्ध कला कहलाती है। स्तूप संख्या सांची का स्तूप संख्या 2, इसे हम देखते हैं तो यहाँ जो वेदिका के स्तंभ एक पूर्ण और 2 अर्धगोलाकार चित्रों द्वारा सज्जित है। प्रवेश द्वार के ही स्तंभ पूरी तरह नक्काशी किए हुए दिखाई देंगे। यहाँ बुद्ध के जीवन पर कुछ दृश्य है जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति नक्काशी के विषय अलंकारिक है। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि ईस्वी सन 1818 तक सांची के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। ब्रिटिश अफसर जनरल टॉयलर ने 1818 में सांची के बारे में पता लगाया था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल, इनके मार्गदर्शन में 1912 से 1990 तक का समय हम देखेंगे तो सांची के स्तूपों का आज की अवस्था में रिस्टोरेशन किया गया। यूनेस्को ने इसे 1989 में सांची स्तूप को जागतिक विरासत अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में समावेश किया। उसके बाद सांची का महत्व लोगों को पता चला। 1851 को सांची में सारिपुत्त और महामोग्गलायन के अवशेष मिले जो बुद्ध के 2 मुख्य अनुयायी थे। यह जानकारी हमें स्तूप संख्या 3 से प्राप्त हुई है। हमारी इस खोज का विस्तार स्पष्टीकरण उनकी जो बुक थी भिलसा स्तूप नामक पुस्तक में आया है। सांची के स्तूप में से उत्खनन द्वारा सारिपुत्त तथा महामोग्गलायन नामक ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ भिक्षुओं के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे जो अब यहाँ के स्थानीय संग्रहालय में सुरक्षित है। सांची में सम्राट अशोक के समय का एक दूसरा छोटा स्तूप भी है। इसमें तोरण द्वार नहीं है। सम्राट अशोक का एक प्रस्तर स्तंभ है जिस पर मौर्य सम्राट का शिलालेख उत्कीर्ण है। यहाँ के महत्वपूर्ण स्मारकों में से सम्राट अशोक कालीन स्तूपों के माध्यम से बौद्ध संस्कृति सहज ही उजागर हो उठी। उसका उदाहरण सांची का स्तूप है। सम्राट अशोक ने भारत में हजारों स्तूपों और चैत्यों का निर्माण करवाया था। सांची के स्तूप के अलंकरण में जातक कथाओं को प्रधानता दी गई थी। उस समय बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों की पूजा का प्रचलन था, जैसे हाथी, महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, संबोधि का प्रतीक बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश का प्रतीक धम्मचक्र, महापरिनिब्बाण का प्रतीक स्तूप आदि प्रमुख है। सांची में जो कला दिखाई देती है उसमें बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप के सहारे धम्म का प्रचार और प्रसार हुआ है। प्रारंभिक स्तूप अंडाकार होते थे। अंड के अग्रभाग में हर्मिका और छत्र तथा एक दक्षिणापथ ही होता था। उसके बाद चारों ओर रक्षा के लिए वेदिकाएं बनवाई जाती थी जिसमें द्वार या तोरण होते थे। सांची में वेदिका और तोरण उत्कीर्ण चित्रों से अलंकृत किए गए हैं जिनके विषय जातक कथाओं से लिए गए हैं। यह विषय जातक कथाओं से लिए गए हैं और यह विषय बुद्ध के जीवन से संबंधित है। यहाँ के तोरण जो है आपको बालू प्रस्तर से बनाए हुए दिखेंगे। यह सरल और सामान्य सौंदर्य ही सांची की मूर्ति कला की प्रेरणात्मक शक्ति है। यहाँ की कला जिसका बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसकी मुख्य विशेषता विशेषकर पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों के जीवंत चित्र की शैली है। इस प्रकार बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों का शिल्पकारी में जो काम किया गया है वह उन्नत, उच्च कोटि का और सजीव प्रतीत होता है। यहाँ के तोरणों का निर्माण विदिशा की एक दंतकार श्रेणी ने किया था। यह शिल्पी मुख्यतः हाथीदांत आदि का काम करने वाले कारीगर थे। उनके मूल अलंकारिक गुण ही तोरणों की प्राचीन सुंदरता का आभास देते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे तो यहाँ से कला का प्रचार और प्रसार किस प्रकार हुआ, यह हमने लास्ट पीरियड में देखा भी था। उदाहरणार्थ अमरावती व सांची की शांति का स्थान, अमरावती के कलाकृतियाँ अगर आप देखते हैं तो अमरावती में सांची की शांति का स्थान एक प्रकार की जीवंत स्मृति में दिखाई देता है। ईस्वी सन पूर्व पहली शताब्दी से अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो
ईस्वी सन पूर्व दूसरी शताब्दी तक जो दक्षिणापथ में बुद्ध धर्म का विकास हुआ है यह दिखाई देगा। बुद्ध और भिक्षुओं के स्मृति शेषों के लिए सांची का महत्व। सांची स्तूप का अधिक महत्व जिस प्रकार उसकी बौद्ध कला से है, उसी प्रकार इसमें से प्राप्त बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक स्मृति शेषों अर्थात शरीर धातुओं के कारण भी है। सांची का विख्यात स्तूप विश्व का सबसे प्राचीन स्तूप कहलाता है। यह मूलतः राजा अशोक द्वारा बनवाया गया था। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर निर्मित उसका केंद्र ईंटों का बना अर्धगोलाकार सादा ढांचा ही था। उसके ऊपर सम्मान के लिए छत्र बनवाए गए जो ऊंचे पद के प्रतीक है। इनमें अस्थि अवशेषों को सम्मान और छाया देने की भावना थी। पश्चिम की तरफ जनरल कनिंघम ने स्मृतिशेष प्रकोष्ठ के भीतर पत्थर की एक स्मृतिशेष मंजूषा पाई थी। ढक्कन सहित इसका जो व्यास था वह 28-24 मीटर वहाँ लिखा गया है। इसकी पूर्वीय सतह पर लिखा गया है कि आचार्य अर्हत काश्यप गोत्र अर्थात काश्यप गोत्र तथा अर्हत वाची जिसे वात्सी नाम से जानते थे, दूसरे हैं सुविजयित सहित सभी आचार्यों अर्थात अर्हतों के स्मृतिशेष यहाँ है। इस प्रकार यहाँ मिली जो मंजूषा है, इन मंजूषाओं के भीतर 4 चित्तीदार सेलखड़ी की मंजूषा मिली है जिन पर 10 अर्हतों के नाम लिखे हैं। आचार्य जो अर्हत कहलाते हैं समकालीन नहीं। इस प्रकार स्तूप से प्राप्त स्मृतिशेष जो कि आचार्य की थी, कम से कम 3 पीढ़ियों के ये दिखाई देंगे और यहाँ रखने के पूर्व कहीं और रखे गए होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि स्तूप के निर्माताओं ने सोच समझकर इन स्मृतिशेषों को रखने से यहाँ झिझकते रहे होंगे। इस प्रकार की जानकारी बौद्ध अध्ययन में मिलती है। इस प्रकार स्तूप संख्या 2 में इन स्मृतियों के यहाँ होना यहाँ के स्तूपों का महत्व बढ़ाते हैं। स्तूप संख्या 3 में भी स्मृतिशेष मिले हैं। स्तूप संख्या 3 का महत्व यहाँ से प्राप्त सारिपुत्र और महामोगलायन के स्मृतिशेषों के कारण है, जो कनिंघम ने अंडाकार के मध्य में चबूतरे के धरातल पर बराबर प्राप्त किए थे। कि सांची के स्तूप में उत्खनन द्वारा सारिपुत्र तथा महामोगलायन नामक ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ भिक्षुओं के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। अब यह स्थानीय संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं।